नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रशासनिक विधि के महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएसजे, नेट, जेआरएफ, स्लेट और हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। शक्ति पृथक्करण का इतिहास। आदिकाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा उस व्यवस्था का प्रमुख व्यक्ति होता था तथा सभी शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का नियंत्रण उसके पास होता था। इस तरह से राजा पूरी तरह से निरंकुश होता था, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होना साधारण बात थी। राजा के निरंकुश आदेशों का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार की निरंकुशता से बचने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शासन की शक्तियों के विभाजन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। शक्ति पृथक्करण का उद्देश्य है कि शासन की शक्तियां एक व्यक्ति या समूह के हाथों में न होकर अलग अलग व्यक्ति या समूहों के हाथों में रहें और उनके बीच अनावश्यक हस्तक्षेप की जगह संतुलन और नियंत्रण संबंधी सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। शक्ति का विभाजन संबंधी सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का विकास क्रम। राज्य की शक्ति के विभाजन का विचार अति प्राचीन है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपने शासन विधान को पहली बार राज्य को विमर्शकारी, कार्यकारी व न्यायकारी नामक 3 विभागों में बांटा था, जो वर्तमान युग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के रूप में अस्तित्व में है। 16वीं सदी में जीन बोर्डिन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूप में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से इस सिद्धांत के प्रतिपादन का कार्य फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया। सरकार के तीनों अंग में पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने 1762 में अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। शक्ति पृथक्करण राज्य के सुशासन के लिए एक उपयोगी तंत्र है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार राज्य की शक्ति उसके तीनों भागों कार्य, विधान तथा न्यायपालिकाओं में बांट देना चाहिए। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अमेरिकी संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। उसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इस सिद्धांत को अपने संविधान में लागू किया है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ। सरकार की तीनों शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के अलग अलग कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। विद्वानों का मत है कि सरकार की ये तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में रहने से जनता के हितों की सुरक्षा होगी। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का उद्देश्य स्पष्ट था। वो शासन की निरंकुशता और सरकार की शक्तियों की एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अनियंत्रित और असीम उपयोग का विरोधी था। इस हेतु उसने सरकार के प्रत्येक अंग के मर्यादित रूप से कार्य करने का समर्थन किया। वो नहीं चाहता था कि सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप करे। इसके लिए उसने एक शक्ति दूसरी शक्ति की जांच करे की नीति का समर्थन किया। लेस्के का कथन है कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्वतंत्र होना आवश्यक है। इस अर्थ में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में एक स्थायी सत्य निहित है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार न्यायिक निर्णयों को रूपांतरित कर सके तो वे राज्य की अनियंत्रित स्वामी होगी। शक्ति पृथक्करण का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर है। इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान ने सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भिन्न भिन्न भूमिकाएं प्रदान की हैं। प्रत्येक अंग की शक्ति, विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका इन्हें लागू करती है तथा न्यायपालिका इनकी व्याख्या करती है। विभिन्न प्रावधानों के तहत संविधान ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्य प्रणाली में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से रेखा खींची है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता शक्ति के पृथक्करण को प्रदर्शित करती है। यद्यपि भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से शक्ति के पृथक्करण की बात नहीं है, परंतु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा न्यायालय की व्याख्याओं द्वारा शक्ति का पृथक्करण भारत में स्पष्ट रूप से दिखता है। शक्ति पृथक्करण का विधिक प्रावधान।
भारत के संविधान में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 53(1) और अनुच्छेद 154(1) के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विधायी एवं न्यायिक शक्ति को किसी विशेष अंग को देने की बात करता हो। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता पारित की गई, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की न्यायिक शक्ति लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को देकर न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 में वर्णित संसदीय विशेष अधिकार के उल्लंघन में की गई कार्रवाई पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। संसद के सत्र के दौरान किसी सांसद को साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जहां तक संसद के सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मुकदमों में बंदी नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसद में सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है, परंतु न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण की चर्चा संसद अथवा विधायिका में नहीं होगी। अनुच्छेद 121 और 211 में विधायिका को अपने कर्तव्य निर्वहन में सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से रोकती है। कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन भत्तों इत्यादि में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इनका वेतन भारत की संचित निधि से व्यय होता है, जिसके व्यय पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका तथा कार्यपालिका को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 122 और 212 में अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्रवाई पर निर्णय लेने से रोकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) विधायकों को उनके भाषण की स्वतंत्रता और वोट देने की आज़ादी के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप से रक्षा करती है। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप तथा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का एक साथ होना शक्ति के पृथक्करण का उदाहरण है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा शक्ति के पृथक्करण को दर्शाती है। इसके साथ ही शक्ति को पृथक्करण बेसिक स्ट्रक्चर का भाग भी माना गया है। शक्ति पृथक्करण के लाभ। लोकतंत्र का मूल आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तथा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का मूल कारण ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह शक्ति को निरंकुश होने से बचाता है। यह शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभों में से एक है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत कार्य के भार को कम करता है, जिससे कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। यह सुशासन को भी बेहतर करता है। सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत इस आवश्यकता को भी पूरा करता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने पर तीनों अंगों को एक दूसरे के कार्यों को बोझ नहीं रहेगा, जिससे न्याय, स्वतंत्रता, समता जैसे आदर्शों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। शक्ति पृथक्करण और टकराव के कारण। संविधान में स्पष्ट रूप से शक्ति के पृथक्करण का वर्णन नहीं है, जिसके फलस्वरूप प्रायः तीनों शक्तियां एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर देती हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। जहां भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद विधायिका है, वहीं संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिरक्षक बनाकर कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 13 में स्पष्ट है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होंगी, जिसमें विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है तथा उसकी वैधता पुनरीक्षण का कार्य न्यायपालिका का है। भारत में विधायिका तथा कार्यपालिका में पूर्ण विभाजन नहीं है। विधायिका के सदस्य ही मंत्री बनकर कार्यपालिका की भूमिका का निर्वहन करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निर्णय विधि का निर्माण करते हैं। शक्ति पृथक्करण से संबंधित महत्वपूर्ण केस। संसद सदस्यों द्वारा पैसा लेकर प्रश्न पूछने के सनसनीखेज मामले को वर्ष 2006 में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन दुर्योधन में दिखाया जा चुका है। संसद की आचार समिति की सिफारिश के बाद 11 दोषी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। समिति ने उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे के सामने अनुचित तरीके से पैसा लेकर संसद की छवि को खराब करने का दोषी पाया था। निलंबन की कार्रवाई में दोषी सदस्यों को अपने बचाव का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। निलंबित सदस्यों में बसपा के राज्यसभा सांसद राजाराम पाल ने अपने निलंबन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। उनकी याचिका का आधार था कि अनुच्छेद 102 के अंतर्गत उल्लेखित अयोग्यताएं प्रकृति में सर्वसमावेशी प्रकार की हैं तथा वे यथोचित अथवा न्याय संगत रूप से व्याख्यात्मक नहीं हैं।
संसद अपने सदस्यों को निलंबित कर सकने की शक्ति संवैधानिक दृष्टिकोण से अनुमोदित नहीं है। पुनश्च याचिका में तर्क दिया गया कि लोकसभा सदस्यों को निलंबित करते समय अनुच्छेद 103 की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसके अनुसार अयोग्यता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग से भी परामर्श लिया जा सकता है। 16 जनवरी 2006 को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने 20 जनवरी 2006 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस को नकारना एवं अपना जवाब प्रस्तुत करना नहीं था। यह महसूस किया गया कि मामला न्यायिक नहीं है और न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध में कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में लोकसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया। विधायिका की शक्तियां बनाम न्यायपालिका की शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 194(3) के द्वारा राज्य व्यवस्थापिका को तथा अनुच्छेद 105 के द्वारा संसद को कुछ विशेष शक्तियां, उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्रदान की गई हैं। भारत में किसी भी कानून द्वारा इनकी व्याख्या नहीं की गई है। विधायिका द्वारा न्यायपालिका के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रही है। जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सभी 11 सदस्यों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। शक्ति के पृथक्करण का आशय है कि सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए अपनी सीमा में रहते हुए ही काम करना चाहिए और इस रूप में शक्तियों के विभाजन सिद्धांत को अपनाना न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।